हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और आज के बाजार के पूरे जो भी क्रियाकलाप रहे उनके बारे में। मैंने जो आपके साथ चर्चा की थी वो चर्चा ये की थी कि निफ्टी के बारे में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा आपके साथ कि निफ्टी के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा ये की थी कि 15,000 17,500 550 एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। ये शायद नहीं टूटेगी और अगर 1 से 2 घंटे इसके नीचे काम होगा तो बाजार वीक हो सकते हैं। तो बाजार गया तो सही 17,500 के नीचे सुबह मॉर्निंग सेशन में, लेकिन 10-15 मिनट काम करके वापस लौट आया, फिर एक बार 10-15 मिनट के लिए दोबारा गया। तो ये पता था कि 17,500 पे एक अच्छी अहम वाली स्पोर्ट है, वहाँ से बाउंस करने की जो है अच्छी संभावना हमें लग रही थी। और हालांकि इंटरनेशनली जो बाजार वीक थे उसके सामने अगर हम ये बात करें कि 0.49% की कमजोरी के साथ हम समाप्त हो गए, तो ये मान के चलिएगा कि आप बहुत अच्छी क्लोजिंग आज आपको मिली है। हालांकि आप आज दिन के उच्चतम स्तर की तरफ भी जो है करीबन 3 बजे के आसपास बढ़े और दिन में 11 बजे के आसपास भी आपने जो है कोशिश की, यानी कि निफ्टी ने कोशिश की, लेकिन जो है ऊपर सेलिंग प्रेशर था। तो कुल मिलाकर सोमवार के लिए हमारा विश्लेषण ये है कि बाजार 17,400 से लेकर 17,700 की एक ब्रॉड रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आना चाहिए। और जो भी ट्रेड्स हैं वो न्यूट्रल ट्रेड्स होंगे। ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा बाजार, नीचे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई तेजी या मंदी आपको लगे। हालांकि क्योंकि 2-3 दिन से बाजार गिरावट के रुख में है, तो एक जो है 70-80 पॉइंट जितनी आज बाजार में गिरावट हुई है, इसका या इसमें 10-20 पॉइंट और ऐड कर लो, इसका पुल बैक भी मैं जो है आराम से दे सकता है, यानी कि क्लोजिंग बेसिस में बात करूँ तो ये बाजार जो है अभी 17,400 से लेकर 17,700 के बीच में जो है काम करता हुआ नजर आना चाहिए। चार्ट के एंगल से देखेंगे तो देखिएगा चार्ट के अंदर से पहली बार आपका जो क्लोजिंग है वो चैनल के बाहर गई है। तो देखिएगा जब चैनल के बाहर एक बार क्लोजिंग गई है तो अब जो चैनल का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखिएगा जब चैनल के बाहर जब बाजार काम करता है तो क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो देखिएगा बाजार अगर हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें मीडियम टर्म में, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और जो है कुल मिलाकर बाजार नीचे ही बंद हो गए। लेकिन अगर इस पैटर्न को देखें, ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल में बना है, हालांकि ये हैंगिंग मैन पैटर्न है। और इस पैटर्न के अंदर एक सबसे खास बात ये है कि नीचे से काफ़ी अच्छा पुल बैक आया है, लेकिन ये चैनल के बाहर क्लोज हुआ है। तो चैनल के बाहर क्लोज होने की वजह से इसमें एक वीकनेस है। लेकिन आप देखिएगा कि लगातार 5 दिन की जो है कमजोरी अगर आप देखें, क्योंकि 5 में से 4 कैंडल जो है आपकी रेड है, तो ये बता रही हैं कि जो भी चैनल के बाहर इसकी क्लोजिंग हुई तो एक बार चैनल को टकराने के लिए जरूर जाना चाहिए। हालांकि उधर सेलिंग प्रेशर आएगा, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 17,400 नीचे की तरफ, 17,700 ऊपर की तरफ, इसी दायरे में शायद काम करता हुआ नजर आना चाहिए सोमवार को। और आज इन शेयर्स के अंदर दम नहीं था, आज सारे फाइनेंशियल्स वीक थे। और सीधी सी बात यह है कि जिन शेयर्स की वजह से बाजार चढ़ा है, जो दिग्गज हैं फाइनेंशियल्स के, वो आज पांचों के पांचों माइनस में थे। लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा कि बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं थी इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, और निफ्टी में भी नहीं थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईओसी, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ के बदौलत जो है आप तेजी देखी, जिनकी बदौलत। लेकिन आज जो हैवी वेट्स थे वो थोड़ा सा माइनस में थे, जिसकी वजह से नेट टू नेट आपने देखा कि नेट नेट आप जो है माइनस में ही क्लोज हुए। और जो है एक रेंज में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने ऑप्शन से अगर इन द मनी कॉल और पुट सुबह खुलते के साथ अगर बेच दी होंगी, तो सुबह तो हालांकि बाजार नीचे की तरफ था, लेकिन अगर दिन में 37,000 के आसपास की बैंक निफ्टी की कॉल और पुट जिन्होंने भी सेल की, या 100 पॉइंट ऊपर के आसपास अगर हम देखें, और दिन भर अगर वो ट्रेड करते रहे, तो अच्छे खासे पैसे जो हैं आज भी बने होंगे। और शाम को दोनों स्क्वेयर ऑफ भी कर दी होगी। तो जो हालांकि बहुत ज़्यादा आज टाइम वैल्यू नहीं रिड्यूस हुई बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी आप ये देखिएगा कि शाम होते होते जो है प्रीमियम काफ़ी घट गए थे। हालांकि क्योंकि फ्राइडे था तो आज इतना प्रीमियम घटना भी नहीं था, लेकिन फिर भी कुल मिला के इस तरीके की स्ट्रेटेजी में पैसे जो है जरूर से जरूर बने होंगे। आज चला कहाँ पे? महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी। अब ये जो शेयर्स हैं वो चल रहे हैं। एफआईआईज के जो शेयर्स हैं वो माइनस में खड़े हैं। तो सीधी सी बात ये है कि एफआईज ने आज बाइंग की है, लेकिन फिर भी ये 5 शेयर्स, पांचों के पांचों शेयर्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सबसे खास बात ये है कि जो टॉप 10
से लेकर टॉप 15 के बीच में जो बाजार को मूव कराने की ताकत रखते हैं वो 15 शेयर्स में से 5 शेयर्स ही दिग्गज हैं। 5 फाइनेंशियल्स के दिग्गज माइनस में थे। इसका मतलब जो एफ आई के भी फेवरेट है। तो अभी रिजल्ट आना है 11-12 तारीख से, तो वो अपनी पोजीशन जो तेजी की पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाजार को अगर आप ऊपर खींचने की कोशिश करोगे, इवन निफ्टी के फ्रंट पे, आप सिंगापुर निफ्टी को मत देखना सुबह, वो तो आपको 100-150 पॉइंट आपको प्लस ही मिलेगा, क्योंकि डाउ जोन्स जो है 34,000 के ऊपर काम कर रहा है और उसकी वजह से आपको लगेगा कि बाजार बहुत तेज हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि तेज होगा। तो एक रेंज में रहेगा जो मैं आपके साथ बात करूँ, मुझे रेंज ही लग रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबर नेक टू नेक थे। और इसके साथ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो देखिएगा बैंक निफ्टी में तो लोगों को ऐसा लगा होगा सुबह यार बड़ा पैनिक की बेच दो बस, क्योंकि मैंने बात की थी 37,300, अगर 37,300 टूटेगा तो फिर 36,800 की लाइन में बाजार जाएगा। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग हुई तो 37,300 के नीचे जाएगा तो 36,800 आएगा। लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस ही, ओपनिंग टिक ही बाजार में 37,300 के नीचे थी, तो इसका मतलब गैप डाउन ओपनिंग हो गई। अब जब गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हमारी जो नई रेंज थी, नई रेंज क्या थी, 36,800 से 37,300, तो उसके बीच में काम करना था। तो देखिएगा 37,300 जो है अपर रेंज है, यानी कि उससे भी 60 पैसे कम ही है, और लोअर हालांकि 36,876 तक गए नहीं। तो इतना इंटरनेशनल बाजार खराब होने के बावजूद सब लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा सिंगापुर निफ्टी के फिगर्स देखने के बाद, अरे आज तो गिरावट होएगी। लेकिन अभी जो है इतनी मंदी बनाई नहीं है बड़े प्लेयर्स ने, अभी उनके इतने एफएनओ में, क्योंकि अभी तो एक्सपायरी हो के चुके हैं कल, और इतनी मंदी उन्होंने अभी जो है बनाई भी नहीं थी, क्योंकि जो लास्ट में जो पोजीशंस थी वो या तो ये था कि जो उन्होंने माल खरीदा था वो बेचा है, या उन्होंने शॉर्ट्स बनाए। तो शॉर्ट्स तो लग नहीं रहे थे, तो इसका मतलब यही लग रहा था जो उन्होंने पिछले महीने में तेजी की उसमें से आधी पोजीशन प्रॉफिट की थी, थोड़ी बहुत मंदी बनी होगी। तो भाई सब बिना मंदी बने हुए बाजार को क्यों गिराएंगे नीचे? तो बड़े प्लेयर्स इतने तो स्मार्ट हैं, तो जब उन्होंने मंदी बनाई ही नहीं है, उनके सौदे ही नहीं है मंदी के, तो भाई सब बाजार गिरेगा क्यों? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक नैरो रेंज में बाजार काम करेगा। तो अभी भी मुझे मंडे के लिए भी यही लग रहा है कि आप ये कहें कि जी नहीं बाजार एकदम बहुत तेजी से गिर जाएगा, नहीं। अगर उन्होंने मंदी बनानी है या तेजी बनानी है तो उसके लिए उनको टाइम चाहिए। तो अभी वो टाइम इस तरीके का है, क्योंकि तेजी वाले लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप HNI इन्वेस्टर्स की बात करें या इंडिया के डोमेस्टिक वाले, तो मेजोरिटी जो है वो तेजी वाली है, रिटेल इन्वेस्टर भी तेजी वाला है। FIIs ने केवल मंदी खेली है पिछले 4 दिनों में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज अपना स्टांस एकदम तुरंत बदल लेगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऊपर जाएगा तो FIs को नुकसान हो जाएगा, बाकी लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। तो FIs क्या होगा, ऊपरी लेवल पे सेल करेंगे, और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, निचले लेवल पे बाय करेंगे। तो जिसकी वजह से मुझे अभी मंडे को भी रेंज बाउंड ही मार्केट लगती है। ये तो पोजिशनल बेसिस पे है। ऑप्शंस ट्रेडर्स में भी अगर जब ऑप्शंस के डेटा आज में देख रहा था तो वहाँ पे वो वॉल्यूम्स ही नहीं है ज़्यादा, तो वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई साहब रेंज में रहो, सबका फ़ायदा, सबका भला उसी में होगा। तो सबका साथ, सबका विकास किसके साथ होगा कि भाई साहब रेंज में रखो बाजार, ऑप्शंस को बेचो, उसमें पैसा कमाओ, ना तुम नीचे लेके जाओ ना तुम ऊपर लेके जाओ। तुम नीचे लाओगे तो हम ऊपर ले आएंगे, तुम ऊपर लाओगे तो हम ऊपर बेच देंगे। और यही आज दिन भर चलता रहा। लोगों को लगा होगा कि अरे नहीं आज तो बाजार में बहुत अच्छी गिरावट हो जाएगी, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि बाजार अभी रेंज बाउंड ही रहने वाला था। और ये इंडिकेशंस कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और मैंने ये भी कहा था कि नीचे से पुल बैक है। नीचे से पुल बैक देखिएगा 450 पॉइंट का पुल बैक है, अगर आप निचले लेवल से अगर हम देखें तो। और ये जो 350 पॉइंट का पुल बैक है, 350 पॉइंट का ये पुल बैक 36,876 से ही हो गया। ये भी सुबह सुबह जो है लगे, सुबह 1-1.5 घंटे तक तो लग रहा था कि भाई साहब कि लोगों को नहीं 36,800 टूटना भी नहीं है। हालांकि अभी अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस उनके नीचे बैंक निफ्टी काम कर रहा है, ध्यान रखना। बट एक मेजर आपको मूविंग एवरेज बता रहा हूँ, 36,711, 36,711, वो अभी नहीं टूटने वाला। कम से कम सोमवार को अगर वहां से ऊपर देखिएगा 37,300 पर रेजिस्टेंस है। अब 37,300 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो क्या होगा, गैप अप ओपनिंग हो गई तो 37,300 से 37,800 की रेंज है, बट 800 तक जाने नहीं देंगे। 37,500, ज़्यादा 600, 500, 550, 600 जैसे जाएगा वैसे ही सेलिंग बैठा देंगे, और वैसे सेलिंग बैठेगी तो फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर 37,300 से ऊपर ओपनिंग होती है तो 37,600, 37,700 तक, इवन और मैक्सिमम लगाओ 37,800 तक बाजार रुक जाएगा।
और अगर 37,300 के नीचे ही क्लोजिंग हुई तो फिर इस रेंज में ही काम करता रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ब्रॉडर रेंज बना लेनी चाहिए, क्योंकि अब ब्रॉडर रेंज ये है, हालांकि अभी नैरो रेंज में ही काम करेगा, लेकिन ब्रॉडर ये है कि अगर 37,300 के ऊपर गलेगा तो वो वाली रेंज है, दिन में अगर इंटरडे 37,300 तोड़ दिया तो नीचे वाली रेंज में। तो आप ज़्यादा गैप डाउन पे या गैप अप पे वो देखिएगा, 37,300 से नीचे वाली रेंज 36,800 और 711 की जो मैंने लेवल बताया बहुत अहम स्पोर्ट है वो। तो 36,800 से लेके 37,300 के बीच में वो काम करेगा अगर गैप डाउन होता है। गैप अप होता तो 37,300 से लेके 37,800 के बीच में। तो ये लेवल जो है मुझे लगता है बैंक निफ्टी की होनी चाहिए। कैंडल्स के एंगल से देखें तो अब देखिएगा, मैंने आपको बोला था कि एक नए रेंज में चला गया था। ये जो रेंज है अगर आप देखे होंगे बैंक निफ्टी की, तो ये अभी अगर इन कैंडल्स को हमने जब देखा तो हमें ऐसा लगा था कि भाई साहब एक नए जो है ग्रुप में जो है ट्रेड करना, लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई उसके बाद अब ये लग रहा है कि अभी देखिएगा ये यहाँ से इसके ऊपर ही काम कर रहा है। ये जो मेजर स्पोर्ट है यहाँ पे देखिए कितना काम हुआ था, जो 36,800। तो मैंने इसीलिए बोला था आपको 36,800 जो अभी बोला 36,711 की, जो मैं देखिएगा वहीं से जस्ट वहीं से बाउंस किया है। तो अभी है तो ये ऊपर वाले ग्रुप में, लेकिन अभी अगर ये एक दो दिन और नीचे वाले में झटका दे गया तो फिर देखिएगा नीचे वाले ग्रुप में आ जाएगा। फिर नीचे वाले ग्रुप में देखिएगा 36,300, अभी तो खैर उसकी बात ही ना करें, अभी 36,800 पे आप फोकस करो। 36,800 वही नहीं आने वाला, उसके बाद की तो बात करेंगे। तो ये 36,800 और टेक्निकल अगर मूविंग एवरेज पे देखेंगे तो 36,711 जो है काफ़ी अच्छी जो है सपोर्ट जो है बनती है। ये है बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी में कल मैं आपसे बात कर रहा था बंधन बैंक के जो है कुछ कर सकता है, क्योंकि बंधन बैंक काफ़ी टूटा हुआ चला नहीं है, कुछ अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो आज बंधन बैंक की देखिएगा 2% से ज़्यादा की तेजी में था। तो हालांकि ये ओवरसोल्ड था इसलिए हुआ है। कभी आप सोच रहे हो कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है। बट देखना इस बार रिजल्ट में कुछ भी अगर सरप्राइज होगा तो वो बंधन बैंक के लिए हो सकता है। लेकिन बाकी ध्यान रखना, अगर ऊपर के बैंकों के रिजल्ट खराब हो गए फिर बंधन के अच्छे नहीं आने वाले। देखिएगा चैलेंज तो इंडसइंड बैंक भी दे रहा है। इंडसइंड बैंक के एफडी के रेट या जो डिपॉजिट्स के रेट है, इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अभी जो है फ़ोन आ रहे थे इनके भी, इंडसइंड बैंक वालों की, सर एफडी का भी रेट अच्छा है हमारा इंटर। उसका मैंने कहा भैया अभी ठीक है आपकी बात, लेकिन हाँ जो है हमारा अभी इंटरेस्ट है नहीं आपके साथ। आप देखिएगा ध्यान रखना, बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरबीएल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, अब ये तो थे रेजी वाले। अब नीचे देखें फेडरल बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, ये जो है मंदी वाले सौदे थे। तो अब अगर यहाँ देखिए कल फेडरल बैंक को चलाया गया था। देखिए फेडरल बैंक ना अभी भी स्मॉल, बहुत लोग जब हमसे येस बैंक की बात करते हैं या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई साहब अगर आपको बैंकों में, अगर छोटे बैंकों में पैसा ही लगाना है तो फेडरल बैंक बढ़िया है। और अगर आप असेट्स क्वालिटी का रिस्क मैनेज कर सकते हैं थोड़े समय के लिए तो आप बंधन बैंक में पैसा लगा सकते हैं रिस्क वाले। आपको रिस्क नहीं लेना, फेयरली प्ले करना है। आप जो है आईसीआईसी बैंक के साथ जाइए। अगर आपको बैंक खरीदना ही है कि जी नहीं मुझे थोड़ी सेफ्टी ऐसी चाहिए जिसके पास बाकी जो कंपनियां भी हों, इंश्योरेंस भी हो, म्यूचुअल फंड्स भी हो, बाकी जो है जिनमें वैल्यू उन लोग हो सकती है, तो हम उनको बोलते हैं भाई साहब कोटक महिंद्रा में चले जाओ। तो सब बैंकों में अपनी अलग यूएसपी। कोई कहता है जी पंजाब नेशनल बैंक में, हम कहते हैं भाई साहब अगर आपको सरकारी बैंक ही लेना है, अगर वो कहे मुझे बैंक लेना सरकारी बैंक लेना, भाई अगर सरकारी बैंक लेना है तो एसबीआई के अलावा किसी का नाम ना ले, ठीक है, इसी में दम है। अगर आप, क्योंकि बाकी जो बिजनेसेस हैं वो भी इंक्लूड है। तो ये है सबकी स्टोरी। आप कहते हो जी नहीं जी हम तो पुरानी लेगेसी पे लेना है, तो भैया फिर एचडीएफसी बैंक है। तो सब लोगों के विज़न जो है अलग अलग होते हैं। और किसी को ये लगता है कि यार नहीं असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हो जाएंगी और आगे चल के बैंक अच्छा कर सकता है, पुराने पास्ट को भूल जाइए, तो भाई एक्सिस बैंक पर हाथ लगा लो। पर कुल मिलाकर जो है अभी इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो जो है आई ओपनर होने वाले हैं हमारे लिए, कि भाई या तो बैंक जो है वास्तव में किसी भी सीमा तक जो है रिस्क उठा के आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोविड का पूरा असर यहाँ पे पता चलेगा, या तो भाई आर या पार। क्योंकि असेट्स क्वालिटी के इन्होंने प्रोविजंस तो काफ़ी बना रखे हैं। अगर अभी भी डेंट पड़ेगा तो फिर भैया बहुत बड़ा वाला डेंट पड़ सकता है। रिजल्ट अच्छे होंगे तो ऑलरेडी प्राइस है, लेकिन फिर भी 5-7% की रैली कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा उस बारे में। बट फिर भी कुल मिला के कंक्लूजन के रूप में भाई साहब बैंकों से अभी यार थोड़ा दूर रहना ही ज़्यादा समझदारी है। जब चीज़ें क्लियर होंगी तब करेंगे बैंकों में भी बात।
अभी देखिएगा एफ आईज डी आईज न्यूट्रल यार, बिल्कुल थके हुए से आज ट्रेड हुए हैं, वॉल्यूम भी कम था। और एफ आईज का डी आईज का 131 करोड़ की बाइंग की, और देखो एफ आईज ने तो बाइंग करनी थी यार, इतना पीछे 4 दिन में इतना माल बेचा है। और डी आईज ने देखिएगा 613 करोड़ की सेलिंग कर दी, हालांकि कोई ना तो 613 करोड़ की आज डी आईज ने सेल जो है कर दिया, लेकिन एफ आई आईज भी खरीदने में इच्छुक नहीं है, डी आईज भी। तो सबसे खास बात यह कि एफ आईज और डी आईज खरीदने में इंटरेस्ट कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार गिर जाएगा, लेकिन खरीदने वाले का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो आप क्या समझिएगा क्या है। अगर खरीदने वाले का इंटरेस्ट कम हो जाता है तो बाजार को ऊपर बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज ब्रोडर मार्केट बहुत अच्छा चली, इंडेक्स में 415 करोड़ की बाइंग, तो दोनों में लाएंगे तो 500-550 करोड़ की बाइंग, और 778 करोड़ अकेला स्टॉक फ्यूचर बेच दिया। तो इसका मतलब भी कन्विंस नहीं है एफ आईज। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है चल रहा है। और पीछे से देखिएगा, जब मैंने आपको बोला था जो 38 200 300 पे बैंक निफ्टी था, मैंने कहा देखिएगा तेजी में मंदी खेल लेते हैं ये लोग। अभी देखिएगा वहाँ पर अगर इन्होंने सच में माल बेचा है तो भाई साहब जाने नहीं देंगे उस लेवल को अभी तो, और कम से कम 8-10 दिन तो नहीं जाने देंगे पुराने लेवल के हाई को, हर लेवल पर अटका देंगे आपको। और माल जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है, तो माल अब लोगों के हाथों में पैसे कम है और माल ज़्यादा है। और एफ के पास पैसे ज़्यादा है, माल कम है, तो वो क्या चाहेगा भाई साहब, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं तो निचले लेवल पर खरीदना चाहूँगा। और माल उसके पास भरा हुआ है अभी, हालांकि पैसे भी अब वो निकाल लिए उसने, लेकिन वो माल इतना बेच सकता है कि भाई साहब उससे तीन, अगर वो आज एक ही झटके में माल बेचे तो 3000 बैंक निफ्टी गिर जाए, तो वो इतना तो बेचेंगे नहीं। मैं उन एफ की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, बाकी तो बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे हेजिंग वाले हैं, ऑप्शंस आर्बिट्राज करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप एक तरीके नहीं, लेकिन जो ट्रेडिंग वाला जो तबका है, जो बाजार को सेल परचेज से ही जो है मैनेज करता है, अगर उनकी बात करें तो भाई साहब वो अगर चाहें तो 3000 बैंक निफ्टी ला सकते हैं नीचे। तो इतना माल है उनके पास, तो वो एकदम तो बेचेंगे नहीं ना, क्योंकि एकदम तो बेचने में तो कुछ मिल रहा नहीं उनको। तो वो आराम से भैया जब बैंक सेंटीमेंट अच्छा है तो ऊपर लाओ बाजार, हम बेच देते हैं। और जब उनका माल खत्म हो जाएगा, ये लास्ट होगा, तो भाई साहब जो वो बहुत तेज़ी से सेलिंग करेंगे लास्ट के माल में। तो फिर देखना पड़ेगा कि इंडिया वाले जो बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि पुल बैक आते रहेंगे, बट कोई ऐसा नहीं है कि तेजी करने वाली जो है बात, सेल ऑन राइज की मार्केट है। और ये भी नहीं है कि यार औने पौने दाम पे तुम शॉर्ट मार दो या औने पौने दाम पे बेच दो, पैनिक में बेचना नहीं है। बाजार ऊपर आता है, माल बेचने की कोशिश करनी चाहिए। एफ आई शायद मुझे लग रहा है यही स्ट्रेटेजी जो है लगाया। पुट कॉल रेशो भाई सब साफ साफ बता रही है, मैं तो रेंज में रहूँगी। 1.44 है निफ्टी की, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो सेलिंग आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत तेज़ी नहीं है, पर हालांकि मुझे आज था और कल मैंने बोला भी था कि नीचे से पुल बैक आएगा। और बैंक निफ्टी में देखिएगा ये भी न्यूट्रल है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चले, क्योंकि जो बाकी शेयर्स है बैंक निफ्टी के कंपोनेंट वो काफ़ी दिनों से नेगेटिव चल रहे थे। तो हो सकता है कि एक पुल बैक आए, हो सकता है इंट्राडे में फीस आउट हो जाए या 200-300 पॉइंट ऊपर बंद भी करा दे। और बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी के डेटा भी ज़्यादा है नहीं, 17,500 देखिएगा, यहाँ पर भी वही स्पोर्ट नज़र आ रही है जहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग का हुई है 17,600 में 25,000 कॉन्टैक्ट, वही 55,000 57,000 के कॉन्टैक्ट हैं। तो नैरो रेंज सब 17,500 है, ब्रॉडर रेंज 17,400 से लेकर 17,700 के बीच में। और इसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी डेटा ही नहीं है यार, कुछ भी डेटा नहीं है, बस 37,000 के अंदर जो है 24,000 जो है पुट राइटिंग हो रखी है। बाकी आज हालांकि राइटिंग तो हुई है 37,200 की कॉल में भी और 37,300 की कॉल में भी, लेकिन पहले का ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये बहुत डिसाइसिवली जो है रोक पाएगा मुझे नहीं लगता। तो देखिएगा वही 37,500 आप देखिएगा यहाँ पे, हालांकि 43,000 कॉन्टैक्ट है, 43 हैं, यही रेंज मान के चलिएगा। और मैंने आपको तो अगर इसके एंगल से बता रहा हूँ मैं आपको जो ऑप्शन चेन के हिसाब से, और नॉर्मली मैंने आपको दो रेंज बता रखी है। और अगर पहले ग्रुप में काम करेगा तो 36,800 से 37,300, दूसरे ग्रुप में काम करेगा तो 37 से 37,800, ये दो ग्रुप में काम करेगा। हालांकि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जो डाउ जोन्स चल रहा है, बाजार ओपन जो है हाई होगा, ऊपर सेलिंग आ जानी चाहिए, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जब थोड़ा सा आएगा तो नीचे से फिर बाइंग आ जानी चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे कर दिया तो पहले थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो 36,800 चला जाएगा, लेकिन फिर वहाँ से भी पुल बैक करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है, रेंज बाउंड ट्रेड है। थोड़ा सा ऊपर आए बेचने वाला है ट्रेडर के लिए, नीचे जाए तो खरीदने वाला है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो है यहाँ पे स्टार्डल वाली जो टेक्निक्स है वो शायद जो है बटरफ्लाई जो है वो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे सबसे सेफ है
इन द मनी कॉल और इन द मनी दोनों पुट बेच दीजिएगा, आउट ऑफ द मनी की पुट और कॉल खरीद लीजिएगा। अगर बाजार किसी कारण से बाहर भी जाता है तो पैसे बन जाने, ऑप्शंस जो है आपने ले लिया। और सबसे खास बात यह है कि बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में एक और सबसे खास बात यह है कि जो है आपके ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो तो आपको मिलेंगे, मार्जिन से भी कम लगेगा। तो इन द मनी कॉल और पुट जो है बेच सकते हैं। और थोड़ा सा सेफ खेलना है तो ये भी कर सकते हैं कि 3600 की पुट बेच दीजिएगा, 37,300 की कॉल बेच दीजिएगा। या अगर आप ऊपर वाले रेंज में खुलता है तब भी मैं आपको ये बोलूँगा 37,700 की कॉल बेच दीजिएगा। हालांकि 37,300 की पुट बेचने का मैं थोड़ा रिस्क लग रहा है, क्योंकि अगर बाजार खिसकेगा तो एकदम पुट में प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सेफ साइज 37,000 बेच लीजिएगा अगर स्टार डालिंग बेचना है तो लोग इन तरीके की स्ट्रेटेजी को जनरली फॉलो करते हैं। और देर सवेर यार हम भी करते हैं, ऐसा मैं आपको नहीं बोलूँगा कि हम ऑप्शन ट्रेड नहीं करते, लेकिन इतना करते हैं कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके सामने उसकी हैजिंग हो जाए और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके पैसे हमें मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा रिस्क जो है ऑप्शन ट्रेड में लेते हैं, तो सिंपल सा रिस्क लेते हैं। एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, उसमें पैसे बनते हैं और एक दो बार कभी होते हैं बिगड़ते भी हैं। तो हालांकि जो है आप 70 से 80% जो है चांस रहते हैं कि पैसे बनते हैं। और ऑप्शन से लेकिन बहुत समझदारी के साथ हैज करके ही जो है लोग जो प्ले करते हैं वो अच्छा पैसा बनाते हैं। ब्लैंक जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑप्शन सेलर हमेशा ही पैसा बनाएंगे। अगर ब्लैंक अगर वोलेटिलिटी में ज़्यादा ब्लैंक सेल कर दोगे वहाँ पर रिस्क भी हो जाएगा। हैजिंग जरूर होनी चाहिए अपनी, कि आपको ये पता रहे कि आपके जो है लॉस जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो सौदा बनाते वक्त अगर आपको अपने मैक्सिमम लॉस की लिमिट को अगर फिक्स कर देते हैं तो देखिएगा जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं वो उसमें अब प्रॉफिट कमा ही लेते हैं। तो बात ये है कि प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस नहीं होगा तो 70% केसेस में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आप 30% केसेस में अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर लेंगे। और जनरली अभी तो जैसे जैसे इसमें लोग काम करते हैं ऑप्शंस में, तो ये एक्सपर्टाइज जो है 80-85% तक भी आ जाती है। और मेन जो चीज़ होती है वो स्टॉप लॉस की ही होती है। तो आज की इस चर्चा के अंदर क्लोजिंग रिमार्क्स के अंदर आपको यही बोलूँगा कि बाजार एक रेंज में रहना जो है शायद अभी पसंद करेगा। और दूसरी बात, मैंने आज आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में कुछ चीज़ें बताई, तो आप देखिएगा ये कॉपी में आप लिखने से तो देखिएगा ट्रेड से कुछ आता नहीं। ट्रेड तो तभी होता है जब भाई साहब सौदा डलता है। कॉपी में तो देखिएगा आप ट्रेड को रिकॉर्ड करके बहुत सारे लोग कॉपी ट्रेड में तो बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस के जो भी ट्रेड्स हैं तो छोटी क्वांटिटी में 1-2 लॉट में जो है लोग करते हैं, बहुत सारे लोग। और वो भी इतना है 1-2 लॉट में या 3-4-5 लॉट में भी जो करने वाले हैं वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीने के जो है अपनी 5-7 लाख की कैपिटल पे कमा लेते हैं। और वो अगर उसी को मल्टीपल कर देंगे 10 से या 20 से, तो फिर देखिएगा उसके हिसाब से जो है लोग ज़्यादा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो भी लोग इसमें काम करते हैं मैं उनको बस यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं बाज़ार में तो छोटी लिमिट से करें, बड़े अमाउंट के साथ ना करें। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कोई भी ऑप्शंस आप जब ले रहे हैं तो उसकी थोड़ा कम या ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर वो शेयर्स हैं, मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी के शेयर्स हैं आपके पास पोर्टफोलियो में, तो आप जो है मंदी की तो खेल सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग के स्टॉक्स हैं। लेकिन तेज़ी बहुत ज़्यादा खेलोगे तो होगा क्या कि अगर बाजार उल्टा चल गया तो होगा कि आपके ऑप्शंस में भी लॉस होगा और आपका पोर्टफोलियो भी नीचे चला जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो लोग काम करते हैं उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत भी होती है। तो पहले सीखिएगा, फिर उसके बाद ही जो है काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो आज की ये जो चर्चा है, लास्ट में आपको जो मैंने बोला है ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ही फ़ायदा है। ट्यूशन फीस या तो सीखने के लिए दे दो, या ट्यूशन फीस बाजार अपने आप आपसे ले लेगा। अभी मर्जी आपकी है कि आपने कहाँ पे देने। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।